नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। बड़ौदा की चौधर के लिए सियासी दलों की जोर आजमाइश की पहली झलक सामने आ गई है। सीट चाहे एक हो, लेकिन ये सीट हर किसी की साख का सवाल है। हर कोई बड़ौदा सीट को फतेह कर विधानसभा में अपनी नुमाइंदगी में इजाफा करवाना चाहता है और बड़ौदा उपचुनाव के लिए शुक्रवार का दिन नामांकन के नाम का रहा। आखिरी दिन तीनों पार्टियों के उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी से योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, इनेलो से जोगिंदर मलिक, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी और निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल बड़ौदा उपचुनाव में चर्चा में रहने वाले हैं। बड़ौदा पर अपनी दावेदारी का दारोमदार बीजेपी ने फिर से पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट के तौर पर थमाया है। योगेश्वर के सियासी करियर को कुश्ती से जोड़ते हुए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने जनता से अपील भी की है। राजनीति की इस कुश्ती में योगेश्वर दत्त को बस जीत दिला दो। धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को झूठ की राजनीति करने वाला करार दिया। साथ ही कहा कि 2024 तक खजाने की चाबी बीजेपी के पास ही है। फैसला करा लो, विक्रमादित्य से फैसला करा लो, 10 साल 15 साल पुराने मुख्यमंत्री से विकास करा लो। भाई एक बाठा नहीं ला सकते। काम कौन करेगा? जिसके पास वक्त की खजाने की चाबी है। और आज वक्त के खजाने की चाबी देसी नरेंद्र मोदी के पास है और हरियाणा की बीजेपी के पास खजाना हम खोल सकते हैं। इसे बाकी पार्टी आएगी, क्या बात करेगी? उसको हम ये कहते हैं वह करेंगे केवल वाणी सेवा, न्यू कर दिया, लेकिन 4 तारीख पछे पाऊंगी नहीं के कर दिया, क्यों करने तो सही 24 तक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 24 तक का काम आपने हमको सौंप रखा है। 4 साल है और 4 साल बड़ौदा को बदलता हुआ देखेंगे, विकसित होता हुआ देखेंगे। दंगल में कई सूरमाओं को चित्त कर चुके दत्त ने अपना आगाज भी दमदार तरीके से किया है। पहलवान ने चुनावी बिसात पर नामांकन के तौर पर ही सही पहली चाल मजबूती से चली है। योगेश्वर के नामांकन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सांसद रमेश कौशिक, धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री कृष्ण पवार जैसे दिग्गज चेहरे शामिल रहे। सांसद रमेश कौशिक जी मेरे साथ हैं। रमेश जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं प्रचार के लिए, किस तरह से देखते हैं योगेश्वर दत्त को टिकट दिया? योगेश्वर को एक बहुत बढ़िया उम्मीद। और हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या कुछ सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जो चलती हैं तो उनका अभी तक जो हरियाणा की टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब हमने सीटीयू की बसों का पंचकुला के जो चलेंगी उनका टैक्स फ्री कर दिया है, उनसे टैक्स हम लोग नहीं लेंगे। इसी प्रकार हरियाणा की यदि बसें कोई चंडीगढ़ में जाएंगी तो चंडीगढ़ के लिए लोग भी नहीं लेंगे। बायलैटरल ये एक समझौता हमारा उनके साथ हो जाएगा, इस प्रकार से हमने किया है। हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा सब मिला करके आज एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उदय के समय जो कंडीशंस तय की गई थी उस कंडीशंस के हिसाब से हमने उनके ऊपर अपनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एटीसीएन लॉसेस उसमें काफ़ी कमी की है। डिस्कॉम की जो तकनीकी और वाणिज्य के यानी एटीसीएन लॉसेस जो हैं वो 2015-16 में 30% से कम होकर 19-20 में 17.17% रह गई है, अर्थात 13% हमने इसमें कमी की है। हमारा इस अगले वर्ष का टारगेट 15% तक जाने का है और मुझे लगता है कि उसको अगले वर्ष के अंदर पूरा कर देंगे। और इस
जो AT&C लॉसेस को हमने कम किया है, तो इसलिए हमारे डिस्कॉम ने इस अवधि में इसके कारण से 8,670 करोड़ रुपए की राशि की बचत की है। 670 पिछले इन 4 सालों में, 5 सालों में समझो, जब से उदय की स्कीम आई है। और हम तो चूँकि कई स्कीमें जो लागू की हैं, खास करके मेरा गांव हमारा गांव जगमग गांव, उसके कारण से भी बहुत बड़ा जो लॉस है हमारा कम हुआ है, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने की जो बात हमने कही थी 4,525 गाँव में, और हमने बिजली 24 घंटे देनी शुरू कर दी है आउट ऑफ 6,700। और बाकी भी 4,525 गांव, इसमें तो हमने 24 घंटे कर दी है, और कुछ गांव 21 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे से नीचे अब किसी गांव में लाइट नहीं जाती है। जो पहले जब हमने सत्ता संभाली थी 2014-15 के अंदर, तो उसमें मात्र 10 घंटे, 8 घंटे इतनी बिजली जाती थी, लेकिन मिनिमम 16 घंटे जाती है, कहीं 18 घंटे है, कहीं 21 घंटे है, और 24 घंटे के 4,525 गाँव हो गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसको इतिहास हरियाणा का जब से बना है, हर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे बिजली लाएंगे, लेकिन वो कभी ला नहीं पाए हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने आवश्यकताओं के लिए बैंकों से 700 करोड़ रुपए की जो ऋण लिया है, क्योंकि ये ऋण लगातार उनका चलता रहता है रोटेशन में। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का ऋण उनका पहले है, तो उस ऋण को अदल बदल करने के लिए भी कुछ इंटरेस्ट रेट अब कम हो गए हैं, इसलिए कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट वाले वापस करके, ऐसा जिसके कारण से घाटा हमारा कम हो, तो उसके लिए 700 करोड़ रुपए की गारंटी वो राज्य सरकार ने दी है। और ऐसे ही रोहतक में जो मेगा फूड पार्क परियोजना है, उसमें भी 55 करोड़ रुपए की ऋण की जो उन्होंने सावधि ऋण जो लिया है, टर्म लोन, उसमें भी राज्य सरकार ने गारंटी दी है। तो ऐसे 755 करोड़ रुपए की गारंटी ये सरकार ने दी है दोनों इस विषयों के ऊपर। हमारी जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, उसमें भी कई अच्छे सुझाव आए हैं, तो थोड़ा परिवर्तन उसमें किया, संशोधन किया है, जिसके अंदर 40 वर्ष से अधिक आयु की अवधि की जो विधवा है अथवा तलाकशुदा है या अविवाहित अध्यापिकाएं, राज्य के बाहर कार्यरत सेवारत सैन्य कर्मी, अर्धसैन्य कर्मियों की पत्नियों की श्रेणी के तहत अब सभी महिलाओं और पुरुषों को 10 अंक ये दिए जाएंगे, ताकि उनको और सुविधा हो जाए अपने चॉइस के स्थान के ऊपर निकट पहुंचने के लिए। अभी हाउसिंग डिपार्टमेंट एक छोटा डिपार्टमेंट था, और मोटे तौर पर हाउसिंग बोर्ड ही उसके अंतर्गत जो काम करता था, उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब हमने प्रधानमंत्री जी ने जो हाउसिंग फॉर ऑल की बात कही, तो हमने भी उस डिपार्टमेंट का नाम हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया है, सभी के लिए आवास विभाग। अब इसके अंतर्गत कोई भी परिवार जिसके सिर पर छत नहीं है, ऐसे सबको चिन्हित किया जाएगा, और चिन्हित करके उन सबको मकान कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसमें सरकार की सहायता, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है अथवा ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अथवा शहरी, और ऐसे ही हाउसिंग बोर्ड तो अलग बोर्ड है, लेकिन विभाग का नाम था हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत केवल हाउसिंग बोर्ड ही आता था, इसलिए वो दोनों यूनिट ऊपर नीचे काम करती थी, छोटा विभाग था। लेकिन अब उसमें हमने हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट कर दिया है, सभी के लिए आवास। हाँ, हाउसिंग से हाउसिंग फॉर ऑल ये डिपार्टमेंट हो गया। तो अब इसमें जितने भी और योजनाएं अलग अलग विभागों में चलती थी, उनको सब इसके अंतर्गत ले आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी यूएलबी में और रूरल डेवलपमेंट में चलती थी, ग्रामीण की रूरल डेवलपमेंट में, शहरी अर्बन लोकल बॉडी में, वो सब योजनाएं अब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और ऐसे ही बीपीएल ईडब्ल्यूएस की जो आवास योजनाएं हैं वो इसी में आएंगी, राजीव आवास योजना वो इसमें आ जाएगी। तो ऐसी जितनी अलग अलग योजनाएं हैं वो सब, रेंटल हाउसिंग स्कीम,
रूरल हाउसिंग स्कीम, सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम। ये हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में चीज़ें थी कि अब कोई परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके सिर पर छत ना हो, तो वो सारी विस्तृत योजना बना करके और इस काम को इस विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। एमएसएमई को और मजबूत करने की दृष्टि से अलग हमने इसका एक विभाग पहले बना दिया था। अब इसी में जितने काम पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट, इसके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते थे, उनमें 3 जगह विभाजन उसका कर दिया गया है। कुछ तो जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसी में रहेंगे, कुछ उसमें एमएसएमई के डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुछ विभाग ले आए हैं, और एक सप्लाईज एंड डिस्पोजल उसका डिपार्टमेंट भी अलग रहेगा, उसमें भी डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट उसका अलग रहेगा। कुछ काम उनके, तो ऐसे तीनों डायरेक्टरेट के काम उसका बंटवारा कर दिया गया ताकि योग्य रीति से उन सब कामों को और ज़्यादा उद्योग आगे बढ़े, रोजगार ज़्यादा उसमें मिले, तो ऐसे 3 डायरेक्टरेट उसके काम करेंगे। एक विषय आया था कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन उसको अभी हमें डेफर करना पड़ा। जनता कॉलेज बुटाना, जिसको यूनिवर्सिटी के रूप में हमने घोषणा की थी, लेकिन आज उसका प्रस्ताव, चूँकि वहाँ आचार संहिता लगी है, इसलिए अभी उसको डेफर किया है। चुनाव के बाद उसको भी कैबिनेट की मंजूरी ये मिलेगी। कृषि विभाग की 426 एकड़ जमीन जो जटेड़ी गांव पुंडरी जिला कैथल में है, उसको महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल उसको विधिवत रूप से स्थानांतरित करने की मंजूरी ये दे दी गई है। इसका तो विड्रा करना, लेके जाना, उसका तो कोई विषय नहीं। स्पीकर महोदय को हम प्रार्थना करेंगे कि अब चूँकि ये सेशन जो है वो क्या उसको बोलते हैं, प्रोरोग साइनेडाई अजोर्न हुआ था, तो अब चूँकि कोरोना की स्थिति थोड़ी ठीक होते जा रही है, तो कुछ समय के बाद जैसा स्पीकर साहब ठीक समझेंगे तो दोबारा से उसी सेशन की कंटिन्यूएशन में चला करके, क्योंकि जितने हमारे काम बाकी पेंडिंग रह गए थे उनको हम आगे कर सकें, तो उसकी तिथि स्पीकर साहब जैसा तय करेंगे वैसा आपको जानकारी मिलेगी। इसमें बड़ौदा उपचुनाव का अड़चन है, उसके बाद हो पाएगा या उपचुनाव के चलते नहीं हो पाएगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिर हम चूँकि चुनाव के चलते सोनीपत जिले की चीज़ों को बाहर रख करके अगर करेंगे तो उचित नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ये निवेदन को ये करेंगे कि वो 3 तारीख या 10 तारीख के बाद जैसा भी, और 3 के बाद तो हम परमिशन लेकर के करवा ही सकते हैं वहाँ से, क्योंकि 3 से पहले तो कठिनाइयाँ आएंगी, 3 के बाद तो कोई कठिनाई नहीं है, वोटिंग होने के बाद तो खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकली वो थ्योरेटिकली 10 तक रहेगा आचार संहिता, लेकिन 3 के बाद परमिशन मिल जाती है। आपका हो गया जी, युवाओं से 75% के मामले में विड्रॉ करने वाले दफे को ऑर्डिनेंस था, तो क्योंकि अब सेशन जो है वो साइनडाई हुआ है, इसलिए उस ऑर्डिनेंस की बजाय वो बिल लाया जाएगा, इसलिए गवर्नर साहब को कह दिया कि उस ऑर्डिनेंस को वापस करें और बिल उसका जो है अगले सेशन में ले आए, जो सेशन की जो तिथि आएंगी उसमें बिल लाएंगे। दिल्ली भी जाती हैं और राज्य में भी जाती हैं, हरियाणा का काफी पोर्शन कवर करके जाते हैं, ये जो फैसला है क्या ये चंडीगढ़ पंचकुला पे लागू होगा क्या पूरे हरियाणा में? नहीं, केवल चंडीगढ़ पंचकुला। हमारी भी बसों को वो छूट देंगे? हाँ, ट्राई सिटी के लिए? ट्राई सिटी के लिए, यानी हमारी अगर हरियाणा रोड की बसें चंडीगढ़ में जाएंगी तो जैसे एनसीआर में होता है, किसी भी शहर की बस दिल्ली में जाती है, दिल्ली की बस उसको क्या स्टेज कैरेज क्या बोलते हैं, स्टेज कैरेज व्यवस्था, तो जैसी वहाँ व्यवस्था है वैसी व्यवस्था यहाँ होगी। साइनडाई नहीं,
साइन क्या? साइन का ये एडजॉर्न हुआ था, तो जब भी चाहेंगे स्पीकर साहब दोबारा बुला। 17 अवसान, यानी सेशन खत्म नहीं हुआ है, ये सेशन बीच में छुट्टियां दी गई सेशन की। ये सेशन बुलाए जाने को लेकर खासकर जब से कृषि कानून आए हैं विपक्ष बड़ी मांग कर रहा था, क्या उसके तहत एक कोई हमने फैसला लिया या हमारे पेंडिंग कानून? नहीं, वो तो चूंकि इस सेशन को आखिर साइंडाई वो है, तो हमने एक बार बुला के इसको बंद तो करना ही है। यानी स्पीकर साहब की जिम्मेवारी होती है कि भी कुछ समय के बाद, जैसे सेंटर में लोकसभा भी होता है, तो वहाँ कई बार महीना मानसून के दिनों में उसको छुट्टी करते हैं, महीने बाद फिर बुला लेते हैं। तो ऐसा ही बीच में एक पीरियड था जिसके कारण से, कोरोना के कारण से ये किया गया था और कोई कारण नहीं था। और एक समय बुला के, चाहे वो थोड़े समय के लिए बुलाएं, उसको अनिश्चित काल के लिए तो करना ही, बाद में करना ही पड़ेगा ना उसको बंद, फिर नया सेशन बुलाया जाएगा। अभी तो सेशन इन कंटिन्यूएशन है। अभी भी कोरोना का जो संकट है टला नहीं है, तो पहले की तरह पे होगा? अभी तो वो तय करेंगे स्पीकर साहब, हम तो केवल उनको अभी निवेदन करेंगे। क्यों, पहले तो होता था इसकी कैबिनेट फैसला लेती थी कि कब बुलाना है, अब कैबिनेट नहीं करेगी। अब तो चूंकि उनको हम निवेदन करेंगे कि वो इसके बचे हुए पार्ट को जब ठीक समझे तब बुला लें। साहब, आज नामांकन पत्र भरे गए बड़ौदा में, सभी पार्टियों ने घोषित कर दिए हैं। अब क्या स्थिति आपको लगती है कि पूरी पार्टी के कैंडिडेट आ गए हैं, सबको स्थिति बिल्कुल साफ है, क्या असर आपको कैसा लग रहा है? सबके कैंडिडेट देखिए, आपकी राय आनी है, फिर हम बताएंगे। देखिए, आज चूँकि सब पार्टियों के कैंडिडेट हो गए हैं और उसमें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को छोड़कर मुख्य पार्टियों ने जो कैंडिडेट की घोषणा करनी थी उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की। और अब ये घबराहट थी तो बाकी पार्टियों में थी, और उनकी घबराहट चलते चलते तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, और मेरा ख्याल आज 11 बजे या 12 बजे उन्होंने घोषणा की, 3 घंटे पहले। और 3 घंटे में पहले भी ऐसे कैंडिडेट को लेके आए जिसको अभी तक कोई चर्चा में था ही नहीं कहीं। उस नाते से कम हमारा कैंडिडेट, जिसने पिछली बार सेकंड रहा था, मात्र 3 या 4 हज़ार वोटों से ही पीछे रह गया था, तो इस बार हमें बहुत बड़ी बढ़त उस नाते से मिलेगी कि हमारे कैंडिडेट के सामने बाकी कैंडिडेट की उस प्रकार की स्थिति नहीं है। बहुत चर्चाएं थी, उनको कैंडिडेट के मिल भी नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट की चर्चा कर रहे थे जो भाजपा का एक नेता था। लेकिन वो चुनाव लड़ रहा है। अब वो अलग बात है कि उस नेता के मन में भी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की, और उसने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे तो कोई भी पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ लूँगा। तो उस नाते से जो इतना फिसलंदा आ रहा है, तो फिर हमने तो उसको छोड़ ही दिया था। अब वो चुनाव लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट तो लड़ेगा, चुनाव लड़ना किसी का भी अधिकार है। चुनाव वो भी लड़ रहा है, चुनाव बाकी पार्टियां भी लड़ रही हैं। उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। अब आपकी मनस्थिति मैं समझ रहा हूँ। आज आपको भी जाना था क्या सब? नहीं, मेरा पहले से ही तय था कि बाकी लोग जाएंगे, और स्वास्थ्य का भी कारण था, और फिर बहुत सारे नेता, और उसमें कुल मिला करके नामांकन के लिए तो केवल पहले तो यही था कि नामांकन ऑनलाइन ही करना है। बाद में उन्होंने कैंडिडेट के साथ 2 आदमी अलाउ किए थे। अब 2 आदमी अगर वहाँ के स्थानीय नेता नहीं रहेंगे और हम ही जाके फंसेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सब हमारे बाकी सारे, अभी चुनाव शुरू होने दो, अभी तो आज नामांकन हुआ है। आज तो कम से कम जितना प्रोसेस, जितना जो शो था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था, बाकी तो किसी ने कुछ किया नहीं, चुप करके जा करके नामांकन करके आए हैं। कांग्रेस में दूसरे में जो गुटबाजी देखने को मिली, और रामविलास शर्मा जी ने कमेंट भी किया था फंडा निकालने वाला, ऐसी स्थिति क्या बड़ौदा में भी बनी हुई देखते हैं क्या आप कांग्रेस की? वो तो बहुत सामने सबको दिख रहा है कि जिस प्रकार के अंतर्द्वंद कांग्रेस में रहे, वो एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, और उसी के कारण से आज 11 बजे आखिरी दिन, यानी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और वो नामांकन के बिल्कुल आखिरी दिन 3 घंटे पहले उनके कैंडिडेट को घोषित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनको धराशायी होना ये तय है। 15 साल तक कृष्ण हुड्डा जो है वहाँ से विधायक रहे हैं, कोई दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की उनके परिवार के साथ कोई संवेदना नजर नहीं आई, उनके परिवार से हटाकर टिकट देने को आप कैसे देखते हैं सर? हार का एक कारण बन सकता है, ये कांग्रेस की हार का एक कारण बन सकता है। क्या कार्यक्रम रहेगा सर आपका? हमारी टीम वहाँ कार्यक्रम बनाएगी, मैं जाऊँगा। वैसे हम कईयों से भाजपा के क्या मुद्दे जो हैं बड़ौदा उपचुनाव में, क्योंकि बन गई है, क्या रहने वाला? देखिए, हम कोई आज
किसी स्वरूप में पहले दिन आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हम सरकार में हैं पिछले 6 साल से हैं। 6 साल से हमारे कामों को, सरकार के कामों को जनता देख रही है, चाहे उसमें विकास के काम हो, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो, ये सारी बातें वो देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी ये लागू की, जिस प्रकार से हमने मेरिट के ऊपर नौकरियों की बात की, जिस प्रकार से व्यवस्था सुधार की बातें की, जनता को सरकार की सेवाएं उनके घर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए टेक्निकल बेसिस पर जितनी नई व्यवस्थाएं आईटी से बेस्ड हमने की हैं, गांव-गांव के अंदर सीएससी सेंटर्स खुल गए, शहरों में ई दिशा केंद्र खुल गए, सरल केंद्र खुल गए, अंत्योदय केंद्र खुल गए। व्यक्ति की पहचान आधार ये पहले से चल ही रहा है, लेकिन परिवार की पहचान के नाते हम परिवार पहचान पत्र का जो एक सिलसिला शुरू किया, उसमें 1-2 विभागों का काम उसमें चालू भी हो गया है। और एक बहुत बड़ी आशा लोगों को भी है, हमको भी लगता है कि जो पात्र व्यक्ति है, पात्र परिवार है, उसको सरकारी लाभ पहुंचने चाहिए, पहले पहुंचने चाहिए। तो उस पर हम खरा उतर रहे हैं। और जो अपात्र हैं, बहुत प्रकार से ऐसी जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और सालों से बिगड़ी हुई हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। कुछ लोग उसकी तकलीफ भी हो रही है। आखिर जैसे हमने अभी नए रजिस्ट्रेशन के बनाते, रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम बनाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तहसीलों के अंदर जो भ्रष्टाचार होता था, और कोई आज का नहीं है, अब ये बहुत सालों से चल रहा है। अब ये ठीक है कि उसको रोकने में हमने कई कदम पहले भी उठाए। 25 दिसंबर 2014 को जब पहला सुशासन दिवस हमने मनाया, उस दिन ई रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू किया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। कई उसमें से लाभ हमको दिखे, फिर भी बहुत ऐसे विषय जो लोग उसमें से रास्ता निकालते थे, खास करके जो इलीगल कॉलोनीज थी, जो कॉलोनीज काटी जाती थी और उसमें फिर अव्यवस्थित ढंग से जैसे डेवलपमेंट हो रही थी शहरों की, कस्बों की, उसको रोकने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा कि अब इलीगल तरीके से कोई भी ज़मीन, उसका दायरा फिक्स कर दिया कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, इसकी नहीं होगी। अब जिनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही उनको तकलीफ तो होगी ही, जो इलीगल कॉलोनाइजर थे उनको तकलीफ होगी ही। तो ये तकलीफें भी कुछ लोगों को होंगी, लेकिन एट लार्ज ज़्यादा पब्लिक को लाभ होता है, थोड़े लोगों को तकलीफ होती है, तो उसके हमको कोई चिंता नहीं। बीजेपी और जेजेपी से भी चुनाव गठबंधन में लड़ रही है, उपचुनाव बड़ौदा का। बीजेपी के जो नेता है डिप्टी सीएम है, वो तो तरह से कोविड पॉलिसी थे, हालांकि वो कैबिनेट में तो आए, उनके भाई या उनकी मदर, देखिए वहाँ उनके जो नेता थे, विपक्ष कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ, देखिए केसी बांगड़ वहाँ थे, वहाँ उनके बड़े नेता, लेकिन अजय चौटाला, नैना चौटाला या दिग्विजय चौटाला के नहीं होने पर विपक्ष सवाल था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस प्रकार का जितना समझौता हमारा इन लोगों से हुआ, हमारे कोई बहुत बातचीत उन बड़े नेताओं से होती भी नहीं है। और वो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का कोई विषय आएगा तो हो जाएंगे। अजय चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, तो हमने उनको कहा भी नहीं है। हाँ, ये जो कि कोविड में थे, प्रदेश अध्यक्ष वो भी इस समय मेदांता में एडमिट हैं, निशान सिंह जी, और इनके जो दूसरे मंत्री हैं वो भी अभी कोविड पॉजिटिव है। आज बल्कि कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए थे, क्या नाम, अनूप धानक, बल्कि ये भी कल ही अब नेगेटिव हुए हैं। तो अब ये संयोगी होता है कि वाकई इनका समर्थन, सारी बातें सारी पहले से है हमारी। हाँ जी, नेगेटिव हो गए, कल तक पॉजिटिव थे। चलिए वो हमारी पार्टी का विषय नहीं है, जेजेपी पार्टी का विषय है, वो अपना डील करेंगे उसको। भाजपा के केंद्रीय स्तर के नेता कोई आ रहे हैं जी चुनाव में प्रचार के? हमने 30 नेताओं की एक सूची वो तो प्रचार को कर दी, उसमें तो नहीं है केंद्रीय नेता। कौन केंद्रीय नहीं? सेंटर से कोई आ रहा है? नहीं, देखिए जो बाई इलेक्शन में जो नई नेता जाते हैं उनका नाम लिखते नहीं है। अभी प्रधानमंत्री कभी बाई इलेक्शन में नहीं जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो केंद्रीय नेता आने वाले हैं उनके नाम हमने लिखे हैं। जैसे आज भी जो हमारे संजीव बालियान, वो केंद्रीय नेता ही हैं, तो आज प्रत्यक्ष वो आए थे। नहीं, केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र के। और हमारे यहाँ एक बाई इलेक्शन है, आखिर नेताओं को भी तो हमने सीमित रखना ना, इतने नाते नेता वहाँ आ जाए, वो नीचे के लोग उनको भी तो समझना है। सर, बड़ौदा में जो विरोध किया जा रहा है बीजेपी का, झंडे वगैरह दिखाने को, किसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। एक सीमा तक कोई भी समर्थन करे, विरोध करे, वो ठीक है, लेकिन अगर विरोध करने में सीमा कोई पार कर जाएगा, वो बड़ौदा की बात मैं नहीं कह रहा, अभी जैसे नारायणगढ़ में हुआ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाएगा। तो ये कभी भी हम नहीं सहन करेंगे सरकार के नाते कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले। लेकिन तो मामले सर नारायणगढ़ में कुछ जो
पीछे एक मिनट पीछे। सीएम साहब, पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने भी कहा है कि 23 अक्टूबर से वो घर घर जाकर प्रचार करेंगे, वहाँ कोई असर देख पाएंगे? देखिए, हर किसी को, हर पार्टी के नेता को घर घर जाना चाहिए, घर के चूल्हे तक भी पहुंचना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि नहीं जाना चाहिए। अब मना करने वाले कौन है? जाए वो और लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी के साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल बोले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा है और हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में कोई भी आगे टिकता नहीं है। जनता ने हमारे काम को देखा है। पिछले 6 साल से हमारी सरकार सत्ता में है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के सीएम का अहम बयान सामने आया है और सभी कैंडिडेट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी दिन विपक्ष ने उम्मीदवार घोषित किया है। सबसे पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जनता ने हमारे काम को पिछले 6 साल से देखा है और जीत बड़ौदा में इस बार बीजेपी की ही होगी। आश्वस्त नजर आए सीएम मनोहर लाल। और इसके अलावा बिजली लॉस को लेकर के भी मुख्यमंत्री बोले हैं। उन्होंने बोला है कि 16 घंटे कम से कम बिजली देने की कोशिश की है और इससे पहले की जो सरकारें थी उनके समय में केवल 10 घंटे बिजली आती थी। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के उन्होंने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगेश्वर दत्त वहां पर जाना माना चेहरा है, काफ़ी काम भी उन्होंने किया है, जनता के बीच में भी जाते हैं और इसलिए भी हमारे कैंडिडेट के सामने कोई खड़ा होता नहीं है। वहीं पर सहयोगी दल के सहयोग के बारे में भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि वो उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली हैं। आखिरी दिन विपक्ष ने उम्मीदवार घोषित किया, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। और इसके अलावा जब सवाल किया गया कि श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार को दरकिनार किया गया तो सिर्फ एक ही लाइन में सीएम ने ये कहा कि हाँ, ये हार का कारण बन सकता है, लेकिन अगर हम अपने कैंडिडेट की बात करें तो हमारे कैंडिडेट के सामने और कोई कैंडिडेट टिकता